नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर यूपी की बात। इस शो में हम बात करते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। इस चर्चा में रोजाना की तरह मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़ेंगे, जो बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज की पहली खबर है अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती योजना रद्द होगी। उत्कर्ष, अग्निवीर योजना को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। इस मामले पर यूपी की जो बड़ी पार्टियां हैं उनका रुख क्या है? और एक सवाल ये कि यूपी में इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्या राजनीति हो रही है? क्यों राजनीति हो दो रही है? दो कारण है वरुण। इसके सबसे पहला कारण तो ये है कि अग्निवीर सीधा सीधा युवाओं से जुड़ी हुई योजना है। बहुत काफी संख्या में युवा ऐसे हैं और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के वो लड़के जो कि इस तरीके की सेना भर्ती की तैयारी करते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो चाहते हैं सेना में जाना, सेना का हिस्सा बनना। तो एक तो ये कारण है कि भाई लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। जो मूल कारण है उस पर अब आ जाए तो मूल कारण ये है कि आपको भी पता होगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान अग्निवीर की बात खूब उठी थी और विपक्ष ने इस जी। बात को इस तरीके से पेश किया था कि ये युवाओं के लिए सिर्फ 4 साल की नौकरी है और 4 साल के बाद जो इतनी मेहनत करते हैं, रोज सुबह दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए भविष्य नहीं है। तो जिस तरीके से उस अग्निवीर पूरी स्कीम का जो विरोध है, जिस एंगल पर किया जाता है, वो एक ऐसी बात है जिससे विपक्ष को लगता है कि वो युवाओं को जोड़ने में अपने आप कामयाब हो पाएगा, अपने से जोड़ पाएगा। और इसीलिए अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि उत्तर प्रदेश में शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मामला क्यों गरमाया है, इसको भी समझ लेते हैं। कल आपने और हमने ये बात की थी और तब मैंने आपको कहा था कि अभी बायलॉज नहीं आए हैं, तो एक स्पष्टता जरूरी है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिस बल हैं, जो पीएसी है, जो होमगार्ड्स हैं, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर अग्निवीरों को समायोजित किया जाएगा, उनके लिए आरक्षण होगा। कितने प्रतिशत होगा, क्या होगा, ये मूल रूप से निकलकर सामने आना है। जो बातें छनकर आ रही है वो 10% से हो सकता है कि 10% आरक्षण की बात आ जाए। तो पहले कैबिनेट में एक प्रपोजल आएगा और उसके बाद वो प्रपोजल आगे हमको देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है जल्दी लागू हो। जब उत्तर प्रदेश में अग्निवीर को लेकर सरकार ने एक बयान दिया है तो विपक्ष की ओर से उसका विरोध आना स्वाभाविक था। वैसे वरुण, ये जो विरोध वाला ट्वीट है, जिस पूरे ट्वीट से हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की इस ट्वीट की, आपको इसका एक दिलचस्प पहलू बताऊं अगर हमारे पास वो वक्त हो तो। अखिलेश यादव ने दरअसल अवधेश पासी ने, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अयोध्या जिसको हम कहते रहते हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं, उनके बयान को कोट किया है। और अब समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र मुझे एक बात बता रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी में अवधेश पासी सबसे बड़े दलित चेहरे के तौर पर प्रमोट किए जाएंगे। अब तक जो वो बयान कहते थे पार्टी फोरम से, वो हैंडल से रिट्वीट होते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के हैंडल से भी अवधेश पासी के बयान जो हैं वो सार्वजनिक होंगे। तो यह अवधेश पासी का बयान था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम इस तरीके से अग्निवीर जो स्कीम है उसको 24 घंटे में हटा देंगे, रद्द कर देंगे। अब इसी बात को अखिलेश यादव ने उसी बयान को कोट करते हुए लिखा कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द होगी देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। तो ये कुल जमा 3 एंगल हैं। एक, सभा के अंदर की जो रणनीति में बदलाव है। दूसरा, अग्निवीर योजना से कैसे जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर जोड़ा जा सकता है। और तीसरा, जो मैंने आपको बता दिया कि कल ही एक बयान आया था और उस पर ये विपक्ष का एक रिएक्शन है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या के युवा इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अभी तक सरकार में बात नहीं सुने जाने का आरोप लगाने वाले एमएलए यानी विधायक ने मुख्यमंत्री को अपना नेता बताते हुए कहा, सीएम योगी पर पहले भी भरोसा था और आज भी है। खुद के जानमाल के खतरे को लेकर हो रही उच्च स्तरीय जांच से मैं संतुष्ट हूं, ऐसा बयान उन्होंने दिया। उत्कर्ष, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं मामला आपको बता दूं। दरअसल 2024 में ही इसी महीने की 18 जुलाई को ये मामला सार्वजनिक हुआ था। 18 जुलाई को फतेह बहादुर सिंह ने मीडिया को बकायदा बुलाकर ये कहा था कि उनको अपने कुछ सूत्रों से पता चला है, और 2 जुलाई की उन्होंने बात बताई थी कि 2 जुलाई को उनको कुछ लोगों ने इस बात को बताया कि कुछ पेशेवर अपराधियों से उनकी जान का खतरा है और कुछ लोगों ने चंदा जुटाकर, और ये आरोप उन्होंने बकायदा मीडिया के कैमरे के सामने लगाया था कि चंदा जुटाकर 1 करोड़ रुपए की सुपारी उनके नाम की दी गई है।
उन्होंने उस दिन ये आरोप लगाया था कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, तब ये कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी संगठन के पत्र लिख रहा हूं और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय जांच कराने की मैं मांग करता हूं। जब ये मामला बढ़ा था तब डीएम, एसपी की ओर से, एसएसपी की ओर से बयान आया था। आपको एक बात और बता दूं कि फतेह बहादुर सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। ये तमाम जानकारियां सामने आने के बाद फतेह बहादुर सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, जो तस्वीर थोड़ी देर पहले हम दिखा भी रहे थे। जी। फतेह बहादुर सिंह जब मिलते हैं उसके बाद आज उनकी चिट्ठी सार्वजनिक होती है, सामने आती है। उस चिट्ठी को अगर मैं शब्दशः पढ़ दूं तो उन्होंने कहा कि अभी हाल में कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरी जान माल का खतरा बताया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय एसटीएफ के द्वारा जांच कराई जा रही है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं जांच से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ था, अब भी हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 5 साल से मिली Y+ की सुरक्षा भी मुख्यमंत्री ने ही मुझे उपलब्ध कराई है। मैं उनके नेतृत्व में निष्ठा, आस्था और विश्वास रखता हूं और उत्तर प्रदेश का उत्तरोत्तर चहुमुखी विकास योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है, जिसकी पूरे देश में सराहना है। ये उनकी चिट्ठी है। हमने बात करने की कोशिश की थी और मोबाइल पर जो बात हुई थी ऑन रिकॉर्ड, बातचीत ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन कोर्ट मैं उसको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय पुलिस से बड़ा नाराज था। जब मैंने इस मामले की जानकारी दी थी तो कोई जांच नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री से लेकर बाकी जगहों पर जब मैंने इस पूरे मामले की शिकायत की तो फिर मैंने देखा कि किस तरीके से एसटीएफ तक इस मामले में लगाई गई है। तो वो बोले कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो मेरे मामले को लेकर सीरियस है, लेकिन जो मेरा गुस्सा था, जो मेरी शिकायत थी, वो स्थानीय पुलिस से थी। तो अब जो एंगल आया है और जो पहले एंगल था, मैंने आपको दोनों बातें रख दी कि उन्होंने पहले क्या कहा और अब क्या कहा है। इसमें सिर्फ एक फर्क है कि वो अभी भी एक बात, जो नाराजगी की बात कह रहे हैं, वो स्थानीय पुलिस से नाराजगी की और उसकी कार्यशैली से नाराजगी की बात जरूर फतेह बहादुर सिंह अभी भी कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का उत्कर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। बैठक में आने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों के साथ साथ संगठन और यूपी सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्कर्ष, दोनों के बीच क्या बातें हुई? क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, मीडिया में तमाम कुछ चल रहा है, बातें हुई क्या? देखिए, जो मोटे तौर पर बातें हुई है, 2 बातें तो आपने भी रख दी कि उपचुनाव और उसके बाद संगठन और यूपी सरकार से जुड़े मुद्दे। उपचुनावों को लेकर काफी बातें सार्वजनिक हैं, तो उस पर न जाकर वो बात करते हैं जो थोड़ा सा हुई हैं, अंदर खाने हैं, उसको लेकर है। देखिए, बीएल संतोष कुछ दिन पहले लखनऊ आए थे और लखनऊ में आकर उन्होंने पार्टी मुख्यालय में संगठन के लोगों से बात की थी और 2 डिपार्टमेंट से वो नाराज हुए थे। मैंने इसी शो में बताया था कि बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश भाजपा की मीडिया विंग और सोशल मीडिया विंग से नाराजगी जाहिर की थी। एक तरीके से आप उसको कह लीजिए कि डपट लगाई थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष पूरा नैरेटिव बनाता रहा, संविधान से लेकर बेरोजगारी और उसके बाद आरक्षण को लेकर, आप लोगों ने उस चीज को यूनाइट होकर टैकल क्यों नहीं किया। अगर आपको याद हो तो कमोबेश ऐसी ही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति हुई थी वहां कही। ऐसी ही बात पिछले कुछ दिनों में भी जो मंडलवार बैठ के उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ की, वहां पर भी कही कि आप नैरेटिव को क्यों नहीं काटते हैं सोशल मीडिया पर, या जब विपक्ष कोई बात कहता है तो उसको खारिज क्यों नहीं करते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो बीएल संतोष और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो बात हुई है, इसके बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक और हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे। 2 दिन पहले 25 और 26 तारीख को दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री संगठन जिन्हें हम कहते हैं, या संगठन महामंत्री सामान्य शब्दों में कह लें, उनकी बैठक हुई थी देश भर के। इसमें उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। धर्मपाल सिंह ने दरअसल एक रिपोर्ट बीएल संतोष को सौंपी है और उससे पहले बीएल संतोष के पास एक और रिपोर्ट गई हुई है जिसमें लोकसभा चुनाव के हार के कारणों पर विस्तृत तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तैयार की थी। हालांकि उस रिपोर्ट की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई, ऐसा में बताया गया है। अब बीएल संतोष के पास संगठन की ओर से एक रिपोर्ट थी, प्रदेश जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था, बेसिकली जो भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट बनवाई थी वो कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर आधारित थी। ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटों से हर जगहों से करीब दहाई की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं से बात करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई थी। संगठन की जो फीडबैक रिपोर्ट थी वो कई टेक्निकल मुद्दों पर थी, वो फीडबैक नहीं थी, वो कई टेक्निकल कारणों को लेकर थी कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ क्या हुआ। अब सरकार की ये रिपोर्ट है। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जो छोटी बैठकें नहीं है। इन बैठकों से जुड़ी कई खबरें आई, डिप्टी सीएम्स का ना पहुंचना, कई और नेताओं का ना पहुंचना, वो इतर है। लेकिन उन बैठकों में जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है, एक अफसरशाही की शिकायत वाली बात जो लगातार कही जा रही है,
जो संगठन की रिपोर्ट में भी बीएल संतोष के पास पहुंची थी, उस पर सरकार का क्या रुख है, सरकार उसको कितना सही कितना कम मानती माना जा रहा है, इसको लेकर भी बात हुई है। और उससे बड़ी बातचीत जो हुई है 10 उपचुनावों को लेकर हुई, जैसा आपने बिल्कुल शुरू में बताया कि अब इन उपचुनावों में रणनीति क्या रखनी है, मोटा मोटा उम्मीदवार किस तरीके से हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, और आरएलडी पिछली बार इन 10 में से एक सीट को जीती थी, अब वो भाजपा के साथ है, क्या वो एक पर ही रहेगी, क्या वो ज्यादा सीटें चाह रही है, सहयोगियों को कितना देना है और भाजपा कितनी सीटों पर रहेगी, ये सारे समीकरण जिन पर चर्चा हुई है। वरुण उत्कर्ष, यूपी की जब हम बात कर रहे हैं तो कई तरह की खबरें यूपी को लेकर लगातार चर्चा में हैं, बनी हुई हैं। बीजेपी में लगातार मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है। क्या बीजेपी मुख्यालय से, बीजेपी में जो आपके सोर्सेज हैं वहां से कोई बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि तमाम कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर? बहुत कुछ चल रहा है और कुछ बातें मैं आपको और एक बात बता दूं, जो कुछ चल रहा है उसमें 80 से 90% बातें ऐसी हैं जो कयासों पर आधारित है पूरी तरीके से। कुछ लोगों से बात की है। देखिए टाइमलाइन को देखिए, एक बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कही, पिछले एक हफ्ते की टाइमलाइन पर चले जाते हैं या 2 हफ्ते की टाइमलाइन पर चले जाते हैं। रविवार को प्रदेश कार्य समिति होती है, रविवार में कोई एक बयान आता है डिप्टी सीएम का कि संगठन सरकार से बड़ा है। उसके बाद से खबरें चलनी शुरू होती है, नाराजगी है, कई विधायक खुलकर कहते हैं। रमेश मिश्रा का बयान आता है, मोती सिंह का बयान आता है, दोनों अपने बयान से पलट जाते हैं। जी, मैं ऑन रिकॉर्ड जो आया मैं उसको एक बार बता दे रहा हूं। तो मोती सिंह, रमेश मिश्रा, फतेह बहादुर सिंह, नंदकिशोर गुर्जर, ये तमाम लोग सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं। इसके बाद 2 बड़े नेता, दोनों ही डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई मंगलवार बैठकों से दूर चले जाते हैं। अब आज क्या चल रहा है इस पर सबकी निगाहें हैं। आज सुबह नीति आयोग की बैठक हुई, वो एक ऐसी बैठक थी जिस पर इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि वहां बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है, जो कि मुख्यमंत्री परिषद जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का जिन जिन राज्यों में शासन है वहां पर मुख्यमंत्री, और जिन राज्यों में वो सहयोगी की भूमिका है वहां पर उप मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मुख्यमंत्री भी हैं तो मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल हैं। ये बताया जा रहा है वरुण, जिस पर मैं बिल्कुल सोर्सेस के जरिए आपको बात कह सकता हूं, ये बताया जा रहा है कि इसी बैठक के दरमियान बहुत समय नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसमें काफी ज्यादा जगह है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक हॉल में कहा गया हो। जो यूपी बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसको लेकर एक कोर कमेटी की बैठक होगी। बीएल संतोष से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो गई, उस पर हमने बात कर ली। तो संघ और संगठन से के बीच में ब्रिज का काम बीएल संतोष कर रहे हैं। एक फीडबैक वहां से आ गया। संघ के कुछ बड़े स्तर के जो नेता पदाधिकारी हैं वो, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधी बातचीत कर सकते हैं, अभी भी इसकी संभावना है। और उनके पास जो संगठन से रिपोर्ट आई है उसको लेकर बात होगी। तो एक बड़ी बैठक अभी चल रही है। कल मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे, और कल ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई 1-to-1 या एक कोरम की मुलाकात हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि काफी कुछ कयासों पर है, क्योंकि आज जो फोकस है वो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक पर है। कल उत्तर प्रदेश को लेकर कोई निर्णय, वो बड़ा हो छोटा हो, वो संगठन में फेरबदल का हो, मैंने पहले भी आपको बताया था सरकार के पास भी कुछ स्पेस बचा है कुछ विधायकों या मंत्रियों के केंद्र में चले जाने से। तो सरकार में कौन समावेशित होगा, संगठन में क्या बदलाव होंगे, क्या राज्य से कुछ लोग केंद्र जाएंगे, क्या केंद्र से कोई राज्य में आएगा, ये तमाम अटकलें हैं। इस पर जो अंतिम फैसला होना है, एक तरीके से उसको अंतिम मानिए, वो कल ही होना है वरुण, वो दिल्ली से ही होना है। बिल्कुल। उत्कर्ष, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपने बहुत अच्छा ये तमाम जानकारियां दी हैं। एक बड़ी खबर बलिया से है। बलिया में पुलिस और दलालों के गठजोड़ से चल रहे ट्रकों से अवैध वसूली के खेल का भंडाफोड़ होने के बाद भूमिगत हुआ नरही थाने का निलंबित थानाध्यक्ष पन्नेलाल सुर्खियों में है। उत्कर्ष, एक सवाल तो ये कि ये जो गोरख धंधा था, ये क्या गोरख धंधा था, ये लोग किस तरह इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे? एक खबर ये भी है इस बीच कि 29 पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। तो दूसरा सवाल मेरा ये कि ये कार्रवाई किन मामलों में की गई है? देखिए, ये जो 29 पुलिस वाले जिन पर कार्रवाई की गई है, ये मिर्जापुर के हैं, और बलिया के बाद अब ये दूसरा जिला है जहां पर इतना बड़ा एक्शन हुआ है। मिर्जापुर में जिन 29 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है उसका आधार बताया गया है कारखासी को। कारखासी क्या होता है, ये एक शब्द बड़ा प्रचलित है, शायद आप समझते हो, हमारे कई दर्शक ना समझ पाए, क्योंकि आपने काफी लंबे समय तक क्राइम कवर किया है, क्राइम रिपोर्टिंग की है। हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं, कारखासी का मतलब पुलिसिया भाषा में या इस तरीके की भाषा में जो लोग उसको कवर करते रहते हैं,
उसका मतलब होता है थाना जब वसूली के काम में लग जाए, जब रेट फिक्स हो जाए, आपको दुकानों से, वेंडरों से, चेक पोस्ट से एक नियमित तयशुदा रकम आते रहती हो, इसे कारखासी कहते हैं। कारखासी के आरोप में 29 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर कर दिए गए हैं अलग अलग थाने के। ये मिर्जापुर की घटना है। और इससे पहले उन्होंने शहर कोतवाली में जो तैनात रहे सीओ थे उनको भी निलंबित किया गया। तब बताया गया कि सट्टे से जुड़े एक मामले में नाम आया है। अब हो ये रहा है उत्तर प्रदेश में बलिया मामले के बाद कि हर जो जिले के कप्तान हैं वो अपने अपने थानों में, अपने अपने जिलों में काफी एक्टिव हुए हैं और पुलिस का किसी भी तरीके से संलिप्तता भ्रष्टाचार के मामलों में पाए जाने पर वो एक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमने बलिया में देखा क्या हुआ, बलिया में कप्तान ने एक्शन नहीं लिया था, काफी लंबे समय तक ये सब कुछ चल रहा था। विधायक ने, समाजवादी पार्टी के विधायक ने विधानसभा तक में इस बात को उठाया था और तब इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब एडीजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी छापा मारते हैं, एक बनारस से जाते हैं, एक दूसरी जगह से जाते हैं, और उसके बाद जब वो छापा मारते हैं और बलिया के कप्तान को भी वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है हटाकर, तब बाकी कप्तानों के लिए नजीर बनी। तो आज जो कार्रवाई हुई है वो मिर्जापुर के कप्तान पुलिस अधीक्षक ने की है और इन सभी लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर थानों की बात की जाए तो ये अलग अलग इलाके हैं, विंध्याचल के इलाके हैं, मिर्जापुर के इलाके हैं, कोतवाली तक के इलाके हैं। और इसमें से वसूली लिस्टें, ये कहा जाता है कि लोकल लेवल पर बड़ी वायरल होती थी कि इतनी वसूली होती है, इतनी वसूली होती है, ऐसी शिकायतें होती थी। लेकिन अब शिकायतों पर कार्रवाई होना शुरू हुई है वरुण। इसके अलावा जो बलिया वसूली कांड का एक तरीके से मुख्य आरोपी है, उस मामले पर अगर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं तो ये पता चलता है कि पन्नालाल जो थानाध्यक्ष था, 60 बाय 40 का, 60 बनाम 40 का एक औसत था, यानी कि जो भी रकम वसूली जाती थी उसका 60% थानाध्यक्ष खुद रखता था और 20% दलालों को मिलता था, जो कि उस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए थे, गाड़ियां रोकने का काम करते थे, पैसा पहुंचाते थे थाने तक। और 20% वहां ड्यूटी लगाए गए सिपाहियों को, क्योंकि उनके बिना गाड़ियां रुकेंगी नहीं, तो वो पुलिस का भय दिखाने के लिए, खौफ दिखाने के लिए जिन पुलिस वालों ड्यूटी लगती थी, 20% उनको मिलता था। अब इसमें ये पता किया जा रहा है, इस मामले में, बलिया वाले मामले का मैं आपको अपडेट दे रहा हूं मिर्जापुर से लगाकर, वो ये कि क्या बलिया के मामले में दूसरे विभाग, और जिसमें सबसे बड़ा नाम होता है आरटीओ का, क्या वो भी तो शामिल नहीं थे? क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग का दूसरा अधिकार उनके पास है। अगर मान लीजिए एक चेक पोस्ट से गाड़ी निकल गई बिना कागजात के आई और कहीं उन्होंने चेक किया, तो पीछे से वो कैसे पास हो गए? कल को ये पोल ना खुल जाए तो इसके लिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आरटीओ की मिली भगत हो या कुछ और डिपार्टमेंट की मिली भगत हो? 2 स्टेट का मामला है, बॉर्डर का मामला है। अब इस स्तर पर भी जांच हो रही है वरुण। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति का पता चला है। ये संपत्ति झूसी इलाके से शेरडीह गांव में बताई जा रही है। इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्कर्ष, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? एक सवाल ये, और एक सवाल ये भी कि क्या और भी जो अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियां हैं उनके बारे में कुछ पता चला है अभी? देखिए, लगातार पता चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने बात की थी जिसमें पुरानी एक फाइल खोली गई थी और अतीक अहमद की उस जो बेनामी संपत्तियां थी वो पहले जो अदालत से छूट गई थी, उनकी फाइल दोबारा खोली गई थी, क्योंकि पहले वो संपत्तियां कुर्क हुई थी। अब ये माना जा रहा है कि अब जो नई संपत्ति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं 2 करोड़ रुपए की, इसकी कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थाना दिवस पर पुलिस को तमाम जो संपत्तियों से जुड़े या जमीन से जुड़े विवाद होते हैं उसके बारे में लोग प्रकरण लेकर आते हैं। तब पहली बार इसके बारे में पता चला, और जब इस मामले में पता चला पुलिस को थाना दिवस पर, तो ये पता चला कि अतीक अहमद के, वही जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपराधिक कृत्यों से जो पैसा आता है, यानी उगाही से या जो जिस भी तरीके के अपराध में वो संलिप्त हो, वो व्हाइट मनी नहीं है। आईटीआर में उसका कोई जिक्र नहीं हो सकता। और उससे बड़ी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि सालों तक तो टैक्स भरा ही नहीं गया था अतीक अहमद के जरिए द्वारा। तो ये पता चला कि किसी करीबी के नाम पर ये जमीन रजिस्ट्री करा रखी है। तो अब ये पता कराया जा रहा है कि ये जो 2 बेनामी संपत्तियां हैं, कुल मिलाकर 2 करोड़ की जो नहीं पता चली, और 1 करोड़ की एक संपत्ति और सरकार के संज्ञान में जो है, इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गैंगस्टर कोर्ट में इस पूरे मामले को भेजा गया है। जिस करीबी के ऊपर नाम से ये जमीन खरीदी गई, वरुण, बड़ा दिलचस्प है कि उनमें से एक सफाई कर्मी है। मतलब उसके पास इतनी जमीन कैसे आई, और फिर वहां से जब जांच शुरू हुई तब ये बात पता चली। 2 अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर एक संपत्ति का पुराना रिकॉर्ड था, नई जो संपत्ति पता चली, इस तरीके से संपत्ति पता चली है। इस मामले में अब अतीक अहमद और सफाई कर्मी के बीच में जितने भी लिंक हो सकते हैं उनको खंगाला जा रहा है। यह भी जाना जा रहा है कि अतीक के आसपास काम करने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, लेकिन अब उनके नाम पर कौन कौन सी संपत्तियां, इनकी जांच हो, ताकि ये पता चल पाए कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीक अहमद ने
इन तमाम संपत्तियों को अपने आसपास काम करने वाले लोगों को, ड्राइवर हुए, सफाई कर्मी हुए, घर पर काम करने वाले हुए, और ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर करा रखा हो ताकि उनके ऊपर शक भी ना जाए, और उनको भी शायद ना पता हो, उनको पता हो, लेकिन वो उसके मालिकाना दावे को अतीक के खौफ में एक समय तक तो खैर वो कर नहीं सकते थे, और अब उस पर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके के लेन देन को नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की नजर है। लेकिन अब ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है और जो तमाम रिकॉर्ड हैं, जो करीबियों के नाम पर संपत्ति बनी है, उनसे जुड़े रिकॉर्डों को भी खंगाला जा रहा है ताकि और ऐसी संपत्तियों की जानकारी अगर कोई है तो वो भी पुलिस को मिल सके। बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। मेरठ की एक खबर है। मेरठ में नाम बदलकर छोले भटूरे बेच रहा एक शख्स कांवड़ियों के हंगामे के बाद ठेला छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जानकारी ली, शिव भक्तों को आगे के लिए रवाना किया। पुलिस जांच कर रही है। उत्कर्ष, ये मामला क्या है? कोई अपडेट इसमें सामने आया है क्या? इस बीच हम ये देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जब से शुरू हुई है, कई तरीके की जो चीजें हैं, बयान हैं, विवाद हैं, वो इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर एक मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को पूरी जानकारी दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो बात शायद अमर उजाला उत्तर प्रदेश के दर्शकों को हमारे वीडियो स्टोरी के जरिए पता चली हो, कल हम उसका जिक्र नहीं कर पाए थे क्योंकि कई तमाम और बड़ी खबरें थी। जो नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पहली बात तो वो कि वो आदेश अब और ज्यादा हो गया। 26 को, यानी कल उसकी सुनवाई होनी थी मामले की। जी। कल उस सुनवाई में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों ने अपने हिस्से से जवाब दाखिल नहीं किए, और ऐसे में उस मामले की अगली सुनवाई को टाल दिया गया है। अब अगस्त में उस मामले की सुनवाई होगी, यानी इस पूरा महीने जो वो अंतरिम रोक लगी हुई है, अंतरिम रोक जो लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, वो वैसे ही कायम रहेगी, पहली बात। दूसरा, जो मामला आप पूछ रहे हैं, नाम बदलकर छोले भटूरे बेचने वाली बात, तो हुआ यह है कि पुलिस के पास देखिए कोई लिखित शिकायत अभी भी नहीं आई है। हुआ ये था कि वहां पर मैं तो नाम भी ले लूं ठेले का, भोले छोले भटूरे के नाम से एक ठेला था जिसमें छोले भटूरे बेचे जा रहे थे। कुछ कांवड़िए वहां पर आए और वो वहां पर छोले भटूरे खा रहे थे। इस दौरान उनको बातों बातों में पता चला, वहां पर पुराने जो लोग थे या जो लोग अमूमन वहां पर आकर खाते रहते होंगे, उनसे उनको पता चला कि संचालक का नाम वैसा नाम नहीं है जैसा लिखा गया है। इसके बाद कांवड़ियों ने उस पर हंगामा करना शुरू किया, आपत्ति जताई, नाराजगी जताई, गुस्सा किया, और जब हंगामा वहां बढ़ रहा था तो जो ठेला चलाता है लड़का वो भाग गया वहां से, ठेला की जो संचालक है वो वहां से भाग गया। उसके बाद हंगामा हुआ था, और चूंकि कांवड़ यात्रा वैसे ही एक बेहद संवेदनशील मसला उत्तर प्रदेश के लिए हो चुका है, कई और राज्यों के लिए भी हो चुका है। हमने आज तस्वीरें देखी कि कुछ एक जगहों पर तो कांवड़ यात्रा के रास्ते में कमांडो तक लगाए गए कि कोई टेंशन ना क्रिएट हो जाए। तो ऐसे में वहां पर पुलिस पहुंची कि कांवड़ियों का क्या विवाद हुआ है जानने, और पुलिस ने जब उस विवाद को देखा तो पुलिस अब खुद उस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ना तो कांवड़ियों ने और ना किसी स्थानीय व्यक्ति ने, जिन्होंने कांवड़ियों को बताया, इस मामले की कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। तो कोई एफआईआर हुई नहीं हुई ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस अपनी एक जांच रिपोर्ट फिर ना बना ले, क्योंकि कोई शिकायत नहीं आई है। तो पुलिस ही अगर कोई एफआईआर दर्ज करेगी तो वो अपनी जांच के आधार पर करेगी, और अभी वो जांच, चूंकि आज का ही ये मामला है, वो जांच पूरी हो जाएगी, फिर मुझे लगता है इस मामले में एक दो अपडेट आ सकते हैं, या इस बीच में हो सकता है कि जो नाम वाली बात है और ठेला वाला उसको कुछ सार्वजनिक को बात हो जाए। बिल्कुल ठीक है उत्कर्ष। चलिए, यात्रियों के लिए एक साथ कई मुश्किलें आ गई हैं। एक तो बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें कांवड़ यात्रा में लगा दी गई हैं। दूसरा, बारिश की वजह से ट्रेनें भी देर से चल रही हैं, कई ट्रेनें निरस्त भी हुई हैं। तीसरी बात यह, अपनी कार या टैक्सी बुक करके जाना आसान नहीं रहा क्योंकि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कई रूट डाइवर्जन लागू किए गए हैं। उत्कर्ष, ये जो यात्रियों को परेशानी वाला जो मामला है, प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि दिक्कत ये है कि आप विकल्प कैसे देंगे। आपके पास जो मौजूदा संसाधन है वरुण, वही सब कुछ झोंक दिए गए हैं कांवड़ यात्रा पर। अच्छा, आप ना झोंके तो कांवड़ियों की संख्या भी कम नहीं होती है, वो जो श्रद्धा भाव से आते हैं। उसके अलावा कुछ एक जो लोकल पर्यटन के स्थल हैं, जो लोकल शिव तीर्थ स्थल हैं, वहां के लिए भी रूट बनाए गए हैं, क्योंकि वहां पर खासतौर पर सोमवार के दिनों में खूब भीड़ आती है। तो अब अगर उस ट्रैफिक को मैनेज ना किया जाए तो वहां स्थिति बिगड़ेगी, और ऐसे में जो आम यात्री हैं उनके पास परेशान होने के अलावा बहुत ईमानदारी से कोई और विकल्प है नहीं। देखिए, हरिद्वार के लिए गाजियाबाद से 30 बसें रोज जा रही हैं, ये रोज का ट्रैफिक नहीं है, ये इस सीजन का ट्रैफिक है जो कि बनाया गया है। इसके बाद ऋषिकेश तक की बसें अलग चलाई जाएंगी। 5 दिनों में 84 बसें तो अलग से स्पेशली हरिद्वार के लिए चलाई जा रही है। अब 12-15 हजार की एक अगर अड्डों की बात करें तो एक ट्रैफिक है 12-15 हजार यात्रियों का, और इसके कारण हो ये रहा है क्योंकि बसों की फ्रीक्वेंसी कम है, यात्री काफी देर तक वेट कर रहे हैं। जब अगला रूट पूरा हो रहा है वो अपने रूट पूरे करके आ रही हैं। कुछ एक फेरे बढ़ाए गए हैं लेकिन उससे वो प्रॉब्लम पूरी सोल्व हो नहीं रही। दूसरा, बसें बहुत देर से चल रही हैं, क्योंकि अगर वो जो नियमित अंतराल पर बसें थी उसमें से कुछ दूसरे रूट पर लग गई, कांवड़ वाले रूट पर लग गई या शिव तीर्थ स्थलों पर लग गई, तो ऐसे में जो नियमित बसें होती हैं वो
लेट हो रही हैं। दूसरी बात, इसी तरीके की भीड़ चूंकि बाकी जगहों पर है, तो ऐसे में बारिश एक दूसरा कारण है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में जिन जिलों का नाम हमने लिया हुआ था, वहां पर बारिश के कारण ट्रैक पर दिक्कत है। गोंडा में हमने देखा था कि हादसा भी इसीलिए हुआ था, जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी, जो प्राथमिक रिपोर्ट आई थी, कि ट्रैक पूरा गीला था, वो एक तरीके से कीचड़ बन चुका था, उस पर काफी तेजी से ट्रेन चल रही थी। तो अब ट्रेनों को धीमे चलाया जा रहा है, उसके कारण हो यह रहा है कि वो ट्रेनों का भी एक बैकलॉग बन रहा है, कि वो धीमे चल रही है, तो एक के पीछे एक ट्रेनों की कतार बढ़ती जा रही है, उसमें भीड़ का लोड है। तो अब ये फिलहाल कोई राहत नहीं है। ये मान लीजिए आप कि 2 अगस्त के बाद जब एक दूसरा कांवड़ यात्रा का एक जो पूरा सीजन होता है उसमें एक रुकावट आती है, एक अंतराल आता है, उसके बाद ही हम ये देख सकते हैं कि शायद कुछ राहत मिलती आम लोगों को नजर आएगी। वरुण, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। सोमवार को फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।